लोग आज की जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी दास्तां है जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक डरावना सच है जो इंसानियत के अंधेरों को दिखाता है। ये है जंको फुरुता का केस, जो दुनिया के सबसे खौफनाक और घिनौने क्रिमिनल केसेस में गिना जाता है। एक वार्निंग है आपके लिए, अगर आप सेंसिटिव हैं या वायलेंस के डिटेल्स सुन नहीं सकते तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड एंड सेंसिटिव होने जा रहा है। इतना सेंसिटिव कि आपको 2012 के निर्भया केस याद आ जाएगा। उतनी क्रूरता बरती गई थी इस केस में। तो प्लीज कीप योरसेल्फ अवे इफ यू आर नॉट इनटू दीस काइंड ऑफ स्टोरीज। स्टोरी शुरू करते हैं। इस 17 साल की जंको फुरुता ने धरती पर रहते हुए नर्क में 44 दिन बिताए। वो हर रोज अपनी मौत की भीख मांगती रहती थी, लेकिन मौत के बदले उसे ऐसा टॉर्चर किया जाता था जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कभी। कुछ दरिंदे उसके ब्रेस्ट में सुइयां चुभोते तो कोई डंबल से उसके बॉडी को चूर देता था, कोई उसके जेनिटल्स में बॉटल डालता तो कोई उसे उसके ही खुद के यूरिन पिलाता पानी के जगह पे। और जब जब जंको फुरुता खाना मांगती तो ये लोग उसे जिंदा कॉकरोचेस तक खिलाते थे। जंको फुरुता को ये लोग न जीने दे रहे थे न मरने दे रहे थे, उसे बस अपनी हवस और हैवानियत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। आगे इस वीडियो में इन सारे इंसानी हैवान के हैवानियत के बारे में जानेंगे, उनका जिक्र करेंगे कि आखिर ये हैवान लोग थे कौन, जंको फुरुता इनके चंगुल में फंसी कैसे, इन लोगों की इस हैवानियत का मोटिव क्या था और आखिर ये लोग पकड़े कैसे जाते हैं। चलो जानते हैं इस केस को। जंको फुरुता की उम्र 17 साल थी, जो जापान के मिनाटो नाम के शहर में रहती थी। वो एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जंको अपने 2 भाई और माँ बाप के साथ रहती थी। वो एक काफी डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग लड़की थी। स्कूल में उसका परफॉर्मेंस भी काफी ब्रिलियंट रहता था। शी वॉज वेरी गुड इन हर स्टडीज। वो ना कभी बंक मारती थी और ना ही कभी क्लासेस के लिए लेट होती थी, इतनी पंक्चुअल थी वो। जंको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम किया करती थी। वो अपने स्कूल के बाद जॉब पे जाया करती थी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करने वाली थी। जंको अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती थी। शी वाज वेरी पॉपुलर इन हर स्कूल। उसके क्लासमेट्स उसके लुक्स और उसके डिसिप्लिन के लिए हमेशा तारीफ किया करते थे उसकी। वो न सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी थी बल्कि अपने स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहती थी। वो हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। जंको को म्यूजिक सुनना और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना काफी पसंद था, लाइक एवरी टीनेजर्स। लेकिन ये सिंपल और इनोसेंट लड़की एक ऐसे नाइटमेयर का शिकार बन जाएगी जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जंको की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसकी स्कूल लाइफ में एक लड़का हिरोशी मियानो की एंट्री होती है और ये एंट्री उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वेल, नॉट इन अ गुड वे, आगे बताता हूँ। हिरोशी एक बुली था और याकुजा गैंग के मेंबर्स के साथ इसका कनेक्शन था। याकुजा गैंग जापान का एक खतरनाक गैंग है एंड ये आज के डेट में भी एक्टिव है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। आज भी इसके 20,000 के आसपास एक्टिव मेंबर्स हैं एंड दे यूजुअली परफॉर्म द क्रिमिनल एक्टिविटीज। हालांकि इनका दहशत और खौफ काफी कम है पहले के अपेक्षा में। उस स्कूल में हिरोशी का दबदबा चलता था, स्टूडेंट्स उससे डरते थे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जंको फुरुता काफी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग थी एंड कई लड़कों की चाहत थी वो स्कूल में, मतलब कई लड़कों का क्रश था उस पे एंड हिरोशी का भी क्रश थी। फिर एक दिन जब हिरोशी ने जंको को प्रपोज किया टू बी हिज गर्लफ्रेंड, तो जंको फुरुता ने बहुत ही पोलाइटली इसे मना कर दिया, उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब हिरोशी काफी फ्यूरियस हो जाता है, उसे लगता है कि उसका ईगो हर्ट हो चुका है एंड सिंस ही बिलोंग्स टू याकुजा गैंग तो उसको लगता है कि कोई लड़की उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। फ्रेजाइल ईगो, नो। हिरोशी ने इस बात को अपनी बेइज्जती समझा और फिर अपने 3 दोस्त जो अगुरा, यासुशी वातानाबे और शिंजी मिनातो के साथ मिलकर एक घिनौना प्लान बनाया। उन लोगों ने डिसाइड किया कि जंको को उसके डिसीजन के लिए सबक सिखाएंगे, लेकिन ये सबक एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाता है जो जंको के लिए दर्दनाक मौत का कारण बनता है। तारीख थी 25 नवंबर 1988, शाम का वक्त था। जंको अपने काम के बाद साइकिल पर घर लौट रही थी, तभी एक लड़का हिरोशी के प्लान के मुताबिक जंको को गिरा देता है, उसे धक्का दे देता है और जंको अपने साइकिल के साथ गिर जाती है। उसे थोड़ा बहुत चोट भी आती है एंड हिरोशी जो
आसपास ही छुपा हुआ था वो एकदम अचानक से हीरो बनकर वहाँ पे प्रकट हो जाता है, एक सेवियर की तरह प्रकट हो जाता है। उसने जंको की मदद करने का नाटक किया और उससे कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा क्योंकि अकेले जाना अभी सेफ नहीं है। एंड जंको को लगता है कि हिरोशी एक सेफर ऑप्शन है सिंस दे बोथ बिलोंग टू द सेम स्कूल और वो उसे जानती भी है, तो जंको उसके साथ जाने का फैसला लेती है। लेकिन हिरोशी जंको को घर ले जाने के बजाय एक खाली पड़ा वेयर हाउस में ले जाता है। वहाँ उसने जंको के साथ किया और फिर अपने तीनों दोस्तों को भी बुलाया उसे करने के लिए। लेकिन हैवानियत की ये सिर्फ शुरुआत थी। वे लोग डिसाइड करते हैं कि जंको को अब छोड़ना नहीं है क्योंकि ये वापस गई तो हम सब पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। हिरोशी और उसके दोस्तों ने जंको को मिनातो के घर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने जंको को धमकी दी कि अगर उसने भागने की थोड़ी भी कोशिश की तो वे लोग उसके परिवार को मार डालेंगे। मिनातो के पेरेंट्स और उसका छोटा भाई भी उसी घर में रहता था जहाँ पे ये लोग जंको को ले जाकर दरिंदगी करने वाले थे और कर रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया। मिनातो की इस डिसीजन का उसके पेरेंट्स ने थोड़ा भी विरोध नहीं किया। वे लोग बिल्कुल चुप थे, सब कुछ देख रहे थे। ना उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया ना ही कुछ, क्योंकि उसके पेरेंट्स याकुजा गैंग को जानते थे। वे लोग उससे डरते थे और उन्हें ये भी मालूम था कि मिनातो और उसके दोस्तों का कनेक्शन याकुजा गैंग से है, खास करके हिरोशी का। और अपने सोसाइटी के इमेज के भी चक्कर में वे लोग चुप रहे थे। जंको फुरुता के लिए आगे के 44 दिन एक खौफनाक सपना बन जाता है। उसे लगातार रेप और टॉर्चर किया जा रहा था, काफी ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा था। और जंको के साथ सिर्फ हिरोशी और उसके दोस्तों ने ही नहीं किया था, बल्कि उन लोगों ने अपने और दोस्तों को भी बुलाया था उसके साथ हैवानियत करने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उस 44 दिन के पीरियड में 100 से ज्यादा लोगों ने जंको किया था और एटलीस्ट 30 लोग एक्टिवली उसके टॉर्चर में शामिल थे, मतलब कॉन्टिन्यूअस शामिल थे उसके टॉर्चर में। वे लोग उसके बॉडी पे जलती हुई सिगरेट बुझाया करते थे, उसके जेनिटल्स में शार्प ऑब्जेक्ट डालते थे, बल्ब डालते थे, बॉल्स डालते थे, उसके ब्रेस्ट में सुइयां चुभोई जाती थी। कुछ लोग तो एक पिलास से उसके ब्रेस्ट को प्लग कर रहे थे। उसकी आंखों और आईलिड्स को सिगरेट के लाइटर से जलाया गया था। उसके हाथों और पैरों को डंबल से क्रश किया गया था। मतलब इस हद तक का टॉर्चर किया जा रहा था उस जंको फुरुता के साथ। एंड शी वाज ओनली 17 एंड व्हाट वाज हर मिस्टेक कि वो डिसाइड करती है कि वो हिरोशी के साथ नहीं जाएगी, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। इतना ही नहीं, जंको को फ्रिज में बंद किया जाता है और फिर फ्रिज से निकालने के बाद उसके साथ मारपीट किया जाता था। उसके साथ मतलब कभी कोई इंसानियत नहीं दिखाई गई थी। और एक समय ऐसा आता है कि एक विजिटर ने जंको की हालत देख ली थी और उसने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया था। पुलिस मिनातो के घर भी आई थी, लेकिन मिनातो के पेरेंट्स ने कहा कि घर में कोई लड़की नहीं है और पुलिस वाले बिना चेक किए उस घर से वापस चले गए मिनातो के पेरेंट्स की बात मानकर। और पुलिस की ये लापरवाही जंको के लिए और बुरा साबित होता है क्योंकि उसके बाद से उसका टॉर्चर और ज्यादा इंटेंस हो गया था। मी एंड यू कांट इवन थिंक ऑफ इट। एंड इसी बीच जंको के पेरेंट्स पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं कि उसकी बेटी पिछले कई दिनों से गायब है एंड घर वापस नहीं आ रही है। और ये बात हिरोशी और उसके दोस्तों को मालूम पड़ गया था, तो उन लोगों ने जंको को डरा धमका कर बोला कि वो अपने घर पर फोन करे और बोले कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने बाहर आई है एंड वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी कुछ दिन बाद। उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस बात पे जंको के पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए था कि इस तरीके का रवैया जंको ने कभी नहीं किया था। वो बिन बताए कहीं नहीं जाती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जंको की बात मान ली और पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले लिया उन लोगों ने। और ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर जंको के पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन जंको को ये बात अच्छे से मालूम था कि उसके साथ आगे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग घर नहीं जाने देंगे उसे। शी न्यू इट वेरी वेल, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जंको का शरीर लगातार मारपीट और टॉर्चर की वजह से अब जवाब देने लगा था। उसका ब्लड प्रेशर इतना गिर गया था कि वो लगातार बेहोश होने लगी थी। उसका डाइजेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया था क्योंकि महीनों से जंको को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था ढंग का। जंको जब जब खाना मांगती वे सारे लोग उसे तड़पाते थे और कभी कभी तो जबरदस्ती उसे जिंदा कॉकरोचेस तक खिलाते थे। मतलब इस कदर का टॉर्चर कर रहे थे वे लोग उसके साथ। अब जंको को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी, यहाँ तक कि जंको इन लोगों से मौत का भीख मांगने लगी थी। जंको फुरुता जब भी कुछ खाने पीने का कोशिश करती वो तुरंत उसे वोमिट कर देती थी और इसके लिए भी उसे मारा पीटा जाता था। और फिर एक दिन जंको को एक
मौका दिखता है, एक होप दिखता है एंड वो उस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है। दरअसल जिस कमरे में वो पड़ी थी उसमें एक लैंडलाइन टेलीफोन था। जंको रेंगते हुए टेलीफोन के पास पहुंचती है, काफी मशक्कत के बाद पहुंचती है वहां पे, और वो जापान के इमरजेंसी नंबर पे फोन लगाती है। लेकिन जैसे ही उधर से फोन रिसीव होता है तभी दूसरे कमरे में बैठे लोग आवाज को सुनकर आ जाते हैं और वे लोग फोन तो कट करते ही हैं और साथ में उसे टॉर्चर भी करने लगे थे इस कार्य के लिए, फोन करने के लिए। जीते जी जंको का बॉडी सड़ने लगा था। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे जो भर नहीं रहे थे। उसके बॉडी से फ्लूइड्स निकल रहे थे। तारीख थी 1 जनवरी 1989। नए साल का दिन था। जंको को खुद से कोई उम्मीद भी नहीं थी। जंको अपने कैप्टर से बोलती है, कैप्टर मतलब किडनैपर, वो उनसे बोलती है कि वे लोग उसे मार दें, शी डोंट वांट टू लिव एनीमोर। लेकिन उल्टा वे लोग इसके बात का मजाक बनाकर हंसने लगे थे और उसका टॉर्चर और ज्यादा बढ़ा दिए थे। एंड इमेजिन दिसंबर के ठंड में उसे बालकनी में सुलाया जाता था बिना किसी कंबल और चादर के। ओह गॉड। तारीख थी 4 जनवरी 1989 और इस दिन जंको का आखिरी दिन होने वाला था। जंको के बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिए थे। उसे अब कोई होप भी नहीं था कि वो फिर कभी बाहर आकर दोबारा अपनी जिंदगी जी सकेगी, एक नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। वो बस अपना मौत का इंतजार कर रही थी ताकि किसी तरीके से उसे इस नर्क से मुक्ति मिले और उसकी मौत हो जाए। फिर हिरोशी और उसके दोस्त जंको को एक गेम खेलने के लिए मजबूर करते हैं और उस गेम का नाम था माजोंग सॉलिटायर। और इस गेम को खेलने में काफी दिमाग लगता है, काफी दिमाग चाहिए होता है। हर एक मूव को ढंग से प्रिडिक्ट करके आगे बढ़ना होता है। जंको फुरुता किसी तरीके से इस गेम को खेलती है एंड गेस व्हाट, उसने इस गेम को जीत भी लिया था। जब जंको ने गेम जीत लिया तो उन लोगों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा। वे लोग बिल्कुल आग बबूला हो गए थे क्योंकि वे लोग एक लड़की से हार गए थे। उनका ईगो एक बार फिर से हर्ट होता है और उन सब ने एक बार फिर से उसको टॉर्चर करना शुरू किया। कभी उसके आंखों पर मोमबत्ती जलाकर रखते हैं जब तक वो बत्ती पूरी तरीके से जल न जाए, और कभी कुछ कभी कुछ। फिर उसके बाद उसके बॉडी के एक एक अंग पे फ्लेमेबल लिक्विड डालकर उसे इन लोगों ने जलाना शुरू किया। फ्लेमेबल लिक्विड मींस पेट्रोल या कोई जलने वाले लिक्विड जिससे आसानी से आग पकड़ ले। वे लोग उसके बॉडी पार्ट्स पे डाल रहे थे और उसे लाइटर से जला रहे थे। उन लोगों को उसे जिंदा रखकर सिर्फ टॉर्चर करना था एंड जीते जी जंको की मौत हो जाती है। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉडी के साथ किया क्या जाए, कैसे उसे छुपाया जाए ताकि किसी को मालूम न पड़े। फिर उन लोगों ने जंको के बॉडी को एक 55 लीटर वाली गैलन में डाल दिया और उसमें सीमेंट डालकर उसे सील कर दिया उसके बॉडी को, और वो सीमेंट पूरा कंक्रीट बन गया था, बिल्कुल पत्थर बन गया था। और फिर उस गैलन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे उसे डिस्पोज कर देते हैं। अब हिरोशी और उसके दोस्त फिर से अपने कामों में लग जाते हैं, छोटा मोटा क्राइम भी करने लगते हैं वे लोग। और फिर करीब 3 महीने बाद 29 मार्च 1989 को एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस हिरोशी को उठाती है एंड उससे पूछताछ करती है। थोड़ा ब्लफ भी खेलती है पुलिस उसके साथ ताकि वो सच उगल दे। एंड फिर जो उसने पुलिस को बताया उस पर पुलिस भी 1 मिनट के लिए सहम गई थी, क्योंकि पुलिस को इस मर्डर और टॉर्चर के बारे में ना ही कोई भनक था और ना ही वे लोग इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वे किसी और मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्हें मिलता कुछ और है। अब पुलिस उसके दिए गए लोकेशन पे पहुंचती है एंड बॉडी को उस कंक्रीट ड्रम से निकालती है। जब पुलिस ने उसका बॉडी रिकवर किया था तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह से किए गए थे एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि शी वाज प्रेग्नेंट ऑल्सो। पुलिस हिरोशी मियानो और उसके दोस्तों को अरेस्ट करती है, लेकिन कोर्ट ने जब इस घिनौने क्राइम की सजा सुनाई वो अपने आप में एक शॉकिंग और निराशाजनक था। कोर्ट ने हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा सुनाई और कुछ फाइन भी लगाए गए। जो अगूरा को 8 साल की सजा होती है, मिनातो को 7 साल की सजा होती है और यासुशी वातानाबे को 7 या 9 साल की जेल होती है। और ये सारे लोग टीनेजर्स थे, लेकिन इनका क्राइम करने का तरीका माइनर से भी कहीं ज्यादा था। एंड जापान के लोग कोर्ट के इस फैसले से काफी नाराज भी थे। अपनी सजा काटने के बाद सभी कैप्टर्स जेल से रिलीज हो जाते हैं। कुछ लोग अपना नाम बदलकर फिर से वही क्रिमिनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगते हैं। लुक, जंको फुरुता की कहानी एक याद है कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। ये एक वेकअप कॉल है कि ऐसे केसेस दोबारा किसी के साथ ना हो। एंड आई होप यू गाइज आर सेफ। एंड व्हाट डू यू थिंक, जंको फुरुता को जस्टिस मिला या नहीं? प्लीज कमेंट में अपना विचार जरूर प्रकट करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड उन्हें अवेयर करें। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।